नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज देश में ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई, तो कहीं पर घटनाएं भी सामने आई हैं। अगर राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो बीती रात झंडे लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। झड़प इतनी बढ़ गई कि जो पुलिसकर्मी थे उन पर पथराव कर दिया गया, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्वक अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और ईद मनाई गई है। इसी पर आज हम बात करेंगे। राजस्थान में जंग, यूपी में अमन। जोधपुर में ईद के ठीक पहले बीती रात अलग अलग झंडे लगाने को लेकर दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पथराव के बीच कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक झड़प रात 11 बजे के बाद हुई। आपको बता दें कि जोधपुर के जलोरी गेट इलाके में कुछ लोगों ने परशुराम जयंती मनाने के लिए धार्मिक झंडे लगवाए थे। पुलिस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि झंडे ऐसी जगह लगाए गए थे जिसके पास ही नमाज अदा की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय मुस्लिम उसी जगह पर ईद पर एक धार्मिक झंडा फहराते हैं और इसी वजह से झंडों को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया। पुलिस के हस्तक्षेप के बावजूद दोनों गुटों के बीच पथराव शुरू हो गया। इससे पहले भी 2 अप्रैल को करौली में एक शोभा यात्रा के दौरान भड़काऊ नारे लगाए गए थे और भड़काऊ गाने बजाए गए थे, जिसके बाद दो समुदायों के बीच भारी हिंसा हुई थी। उस हिंसा में कम से कम 35 लोग घायल हो गए थे और कई दुकानों और वाहनों को जला दिया गया था। उसके बाद अलवर के राजगढ़ में मंदिर टूटने और गौशाला ध्वस्त किए जाने का भी मामला जबरदस्त गमगमाया था। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि गहलोत सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाने में फेल क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बात करें तो आबादी में सबसे ज्यादा, और मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो भी राजस्थान से कई गुनी ज्यादा। लेकिन चाहे रामनवमी की बात करें, उसके बाद हनुमान जन्मोत्सव की बात करें, या फिर आज ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती, तीनों एक ही दिन थे और सभी ने शांतिपूर्वक तरीकों से इन त्योहारों को मनाया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं 2 तस्वीरें। पहली उत्तर प्रदेश की, जहां शांतिपूर्वक नमाज अदा की गई, ईद मनाई गई, अक्षय तृतीया मनाई गई, परशुराम जयंती मनाई गई। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान का जोधपुर, जो एक बार फिर से हिंसा को लेकर सुर्खियों में है, जहां भी कुछ ही दिन पहले करौली में मामला सामने आया था शोभा यात्रा के दौरान, उसके बाद अलवर के रामगढ़ का मामला सामने आया और अब जोधपुर में। तो जहां उत्तर प्रदेश में अमन है, वहीं राजस्थान में हिंसा हो रही है। गहलोत सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, वो आपको सुना देते हैं। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि हमारी राजस्थान की और मारवाड़ की परंपरा रही है, सभी समाज के, सभी धर्मों के लोग हमेशा हर त्योहारों के अंदर भी प्रेम से, भाईचारे से रहते आए हैं। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें और तनाव समाप्त करें, क्योंकि ये तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी। और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं, तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने, और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो,
कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूँगा। राजस्थान के जोधपुर की घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अलग अलग पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, आपको वो भी सुना देते हैं। सब जगह लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। योगी जी ने तो बहुत बड़ी साजिश थी अयोध्या में, उसको फेल किया, कोई तनाव दंगा नहीं होने दिया। अशोक गहलोत जी को भी सीखना चाहिए कि योगी जी ने किस तरह कंट्रोल किया, एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया। तो कहीं भी जो दंगा फसाद है वो समाज के हित में नहीं है। देखिए राजस्थान की सरकार, मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है, वो बहुत पूरे देश को ज्ञान देते फिरते हैं, एकता का ज्ञान देते फिरते हैं, सेकुलरिज्म का ज्ञान देते फिरते हैं, मोदी जी को ज्ञान देते फिरते हैं, लेकिन खुद जो है वो आज पूरी तरह से अपने ही चतुराई और अपने ही साजिशों के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। और वो पूरी तरह से जिस तरह का वहाँ पर क्राइम हो रहा है, कम्युनलिज्म हो रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। गहलोत सरकार तुष्टीकरण की नीतियों पे चल रही है। जिस प्रकार से वहां पर भगवान शिव का मंदिर तोड़ा गया, 300 वर्ष पुराना मंदिर तोड़ा गया, आसपास के मकानों दुकानों को तोड़ा गया है, लेकिन एक संप्रदाय के मकान को छोड़ दिया। साफ दिखाई देता है वह अपने वोट को बनाए रखने के लिए और हिंदू पे अत्याचार करने वाले ऐसे अनेकों उदाहरण राजस्थान की भूमि चल रहे हैं। वो सरकार को चलाने में सक्षम नहीं है। दलितों पे लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार कर रहा है। मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्चुअली राजस्थान की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती है, उसकी वजह से कई असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते हैं। और आप देखो कैला देवी करौली में जो घटना हुई वो बिल्कुल माफ़ करने योग्य नहीं है, क्योंकि हमारे पूरे ब्रज की देवी हैं वो। वहाँ शादी के बाद जाते हैं, बच्चा पैदा होने पर जाते हैं, जात होती है, देवी जागरण कराते हैं। कुछ ही दिन पहले, उसके हफ्ते भर पहले हमारे यहाँ ये है कि आगरा और ब्रज से कम 10 लाख लोग पैदल चल के जाते हैं। मैं स्वयं 2 बार 200 किलोमीटर पैदल गया हूँ, मेरी वाइफ 7 बार पैदल गई है। अगर उस समय ये घटना हो जाती तो बहुत ही हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो मुझे एक नेशन फर्स्ट होना चाहिए, पार्टी सेकंड होनी चाहिए और इंडिविजुअल के बारे में आदमी को थर्ड पे रखना चाहिए। राजनीति ने आज दिलों में इतनी नफरत भर दी है कि देश का कोई भी हिस्सा हो, प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, कहीं न कहीं नफरत देखने को मिल ही जाती है। आज देश जब गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दे रहा था, तब समाज के कुछ अपवाद लोग उसे खराब करने का काम कर रहे थे। जहां देश में आज एक तरफ ईद मनाई जा रही थी, वहीं देश में आज दूसरी तरफ भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जा रही थी। लेकिन धरती के कुछ अपवादों ने, देश के कुछ अपवादों ने ये ठान रखा है कि देश में गंगा जमुनी तहजीब को कैसे खराब किया जाए, इसका ठेका ले लिया है उन लोगों ने। और कैसे देश में माहौल खराब किया जाए, इस बात को लेके वो माहौल बनाते रहते हैं। कई बार कोशिश करते रहते हैं कि किस बार कैसे मौका मिल जाए और देश का सौहार्द खराब हो, देश का नाम बदनाम हो, देश में अमन चैन जो बना हुआ वो कैसे खराब हो। इसीलिए आज जो जोधपुर में हो रहा, मैं कहना चाहता हूं कि देश के कुछ अपवादों ने फिर देश का नाम बदनाम करने का काम किया है, धरती का अमन चैन खराब करने का काम किया है, गंगा जमुनी की जो तहजीब है उसे बदनाम करने का काम किया है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया है। राजस्थान में बीते दिनों से चले आ रहे सांप्रदायिक तनाव से सिद्ध होता है कि राजस्थान की गहलोत सरकार अब शासन चलाने लायक नहीं रही। कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए कि वहाँ तत्काल मुख्यमंत्री को हटाए और प्रदेश की जनता को राहत दे। कांग्रेस शासनकाल में ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस आपस में तनाव, सांप्रदायिक वातावरण खराब करने में लगी रहती है। वही जो सब चीज़ें दिख रही हैं राजस्थान में आजकल, ईद और अक्षय तृतीया के मौके पर जिस तरह से अशांति वहाँ फैली है, ये शर्मनाक है। योगी मुख्यमंत्री को इसके लिए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और कांग्रेस नेतृत्व को जनता से माफी मांगनी चाहिए। पूरा देश जब ईद, अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की जयंती मना रहा, त्योहार मना रहा है, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठकर दंगे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जोधपुर में स्थिति पूरी नियंत्रण में है।
हमारी सभी समुदायों से अपील है कि वो आपस में शांति, प्रेम और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी इस घटना में शामिल हैं, जो भी दंगा फैलाना चाहते हैं, जो भी अशांति फैलाना चाहते हैं, उनसे सख्ती से प्रशासन निपटेगा। कर्फ्यू लगा दिया गया है 10 थानों में। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। और राजस्थान के जोधपुर में जो घटना हुई उसके पहले भी करौली की हमने बात करी, करौली में हिंसक घटना हुई थी, उसके बाद अलवर के रामगढ़ का जो मामला गरमाया, उसके बाद अब जोधपुर। आखिर राजस्थान में बार बार क्यों इस तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं? वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रामनवमी हो, हनुमान जन्मोत्सव हो या फिर आज का ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, तीनों एक साथ थे, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर, प्रवक्ता कांग्रेस राजस्थान से जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ प्रभात शर्मा, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद राजस्थान से जुड़े हैं। प्रभात जी, आपका भी स्वागत है चर्चा में। मयंक शुक्ला, समाजवादी पार्टी के नेता, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा मोहम्मद शहाबुद्दीन दरगाह आला हजरत हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और दिवाकराचार्य महाराज अयोध्या से जुड़ गए हैं। दिवाकराचार्य जी, आपका भी स्वागत है। और दिलीप अग्निहोत्री, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, आपका भी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत दिलीप जी आप ही से करेंगे और उसके पहले सभी अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे एक आग्रह है कि जो भी चर्चा करें तथ्यों के साथ करें और शोर, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर मत लगाएं। अब जब कोई एक बोल ले तब अपनी बात शुरू करें, किसी को इंटरप्ट करके अपनी बात मत रखें प्लीज। शुरुआत दिलीप जी आप ही से करेंगे। राजस्थान की अगर बात करें, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के कुछ लोग हैं, उनकी साजिश है कि इस तरह की चीजें हों। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा राज्य जो मुस्लिम आबादी है कई गुना ज्यादा है राजस्थान से, और आबादी के मामले में देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा राज्य। दिलीप जी, दिलीप जी हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। जी शैलेन जी, मैं ये कह रहा हूं कि आपने जो शुरू में विश्लेषण किया, निश्चित रूप से उसमें तमाम तथ्य प्रकाश में आ गए हैं। और आपने राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश का भी नाम लिया है जी। ये बहुत सामरिक एक विश्लेषण हुआ आपका। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान की हम बात करें तो वहां पिछले दिनों जिस तरह से एक 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त किया गया, गौशाला को जिस तरह से हटाया गया, उसके बाद एक पूरे प्रदेश में, ये केवल एक क्षेत्र की घटनाएं नहीं थी, लेकिन इससे पूरे प्रदेश की भावनाओं को एक असर पड़ा था, उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। और उसके कुछ दिन बाद ही ईद और अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती एक साथ पड़नी थी। ऐसे में जो प्रशासन है प्रदेश का, राजस्थान का, उसकी जिम्मेदारी अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ गई थी कि उस हिसाब से इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि राजनीतिक दल के लोग हिंसा भड़का रहे थे, बीजेपी थी या कांग्रेस थी या अराजक तत्व थे, नहीं। तो शासन है किस लिए? शासन का पहला काम कानून व्यवस्था को कायम करना है। और अगर इसके पीछे अराजक तत्व थे, इसके पीछे अगर राजनीतिक दलों के लोग थे, तो इसकी जानकारी भी योजनाबद्ध ढंग से हुआ होगा तो जिले के प्रशासन को, प्रदेश के प्रशासन को होना चाहिए था। और इसमें पूरे के पूरे घटनाक्रम से मंदिर विध्वंस से लेकर आज तक मैं इसको सीधे सीधे से गहलोत सरकार की विफलता मानता हूं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपने भी दिया, यहाँ भी बहुत संवेदनशील कई इलाके हैं, और किस तरह से आपने देखा जब राजधर्म का निर्वाह कोई शासक करता है तो किस तरह से, कितने सौहार्दपूर्ण ढंग से यहाँ पे हजारों हजार लाउड स्पीकर उतारे गए, उनकी आवाज धीमी की गई, और उसके बाद ये जो त्योहार आए कितने शांति सौहार्द के वातावरण में संपन्न हुए। इससे एक सबक लेना चाहिए था। और ये मैं मानता हूं कि जिस तरह की वोट बैंक की राजनीति है, जिसमें एक पक्ष के प्रति तो कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, दूसरे पक्ष के बारे में कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति में संकोच आ जाता है।
और इस कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। उदाहरण भी देख लीजिए, जो सेकुलर राजनीति के जितने भी बिल्कुल बिल्कुल सर लौटेंगे आपके पास, इसी के जवाब हम लेते हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी भटनागर जी बने हुए हैं। प्रियदर्शी जी, जैसा आपने सुना, क्या गहलोत सरकार फेल हो रही है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? पहले आपका करौली, उसके बाद अलवर, रामगढ़ और अब जोधपुर। प्रियदर्शी जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में कानून का शासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे सार्वजनिक तौर पे ये कह दिया है कि इसके अंदर चाहे जो भी हो, किसी भी स्तर का आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके तहत नामजद 54 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। जहां तक हम इस घटना की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो इसकी पृष्ठभूमि में आपको यह भी देख लेना चाहिए कि घटना कल रात को स्टार्ट हुई थी, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा दोनों पक्षों के जिम्मेदार व्यक्तियों को बैठा के समझा के इस मामले का निस्तारण कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की इसके अंदर एंट्री हुई, तब से इस घटना ने दूसरा रूप ले लिया। अब जहां तक मेरे से पहले जो अग्निहोत्री जी ने जो बोला है कि राजस्थान में अलवर के बाद करौली की जो घटना हुई है, इससे राजस्थान सरकार का नजरिया ये जानना चाह रहे थे। मैं इनको पहले बता दूं कि इनके पास में तथ्यों का अभाव है। इनको ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि जो अलवर राजगढ़ के अंदर जो मंदिर तोड़ा गया 300 साल पुराना, वो मंदिर कांग्रेस ने नहीं तोड़ा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। वहां पर 35 में से 34 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के चेयरमैन ने 8/2/2021 को प्रस्ताव लेके फिर ये मंदिर तोड़ा है। तो ठीक है प्रियदर्शी जी, तो फिर जो गौशाला तोड़ी गई उसको लेकर क्या कहेंगे? तो गौशाला भी मैं यही बता रहा हूं ना, गौशाला तोड़ने का जिम्मा किसका है? ये नगर पालिका ने तोड़ी है, कांग्रेस ने नहीं तोड़ी है। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कह दिया है मंदिर और गौशाला ध्वस्त का काम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने किया है। एक बार दूसरी चीज मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, अभी देश में जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तर्ज पर इस देश का भगवाकरण करना चाह रही है। मैं आपको बता दूं, आरएसएस कार्यालय के अंदर आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा ने साफ तौर पे कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब देश के अंदर तिरंगे की जगह भगवा फहराया जाएगा। और आज इस जोधपुर घटना को देख लीजिए। ठीक है प्रियदर्शी जी, भगवा झंडे से शुरू हुई है। तो ये धर्म की और जाति की राजनीति करने पे तुली है भारतीय जनता पार्टी। तो करौली में जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे प्रियदर्शी जी? बाइक रैली निकाली जा रही थी, उस पर पथराव किया गया, और वो भी आप कहेंगे कि निगम के लोग हैं, भाजपा निकाय के लोग हैं, उन्होंने पथराव किया। आप पथराव की तो बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको यह भी बताना चाहिए कि उसी रैली का, उसी जुलूस का कुछ दूर पहले दूसरे समुदाय के द्वारा, मुस्लिम भाइयों के द्वारा पुष्प बरसाकर उनका स्वागत भी किया गया था। आप उसको कैसे नजरअंदाज करते हैं? उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसको नजरअंदाज करने की बात नहीं है, लेकिन पथराव हुआ ना, पथराव की बात नहीं कर सकते क्या हम? पथराव हुआ, इतनी बड़ी हिंसा हो गई, दुकानें जल गई, कितने लोग घायल हुए। जी, जो उसमें दोषी है वो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है ना। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है बार बार, राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है? आपके पास लौटेंगे इसी के लिए। तो मैं प्रभात शर्मा है हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। प्रभात जी, जैसा आपने सुना प्रियदर्शी जी को, उनका तो कहना है बीजेपी के लोग ये सब करवा रहे हैं, जो मंदिर टूटा बीजेपी ने तोड़वा दिया, भाजपा के निकाय के लोग उसमें शामिल, गौशाला में वो भी शामिल हैं। प्रभात जी, मैं प्रियदर्शी से इस बात से प्रारंभ करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भगवा ध्वज लगाया गया वहाँ पे मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति पर, और भगवाकरण करने जा रही है ये अभी जो वर्तमान सरकार है। तो परशुराम जयंती के लिए 2 दिन पूर्व बिस्सा जी की मूर्ति पे जब भगवा ध्वज लगाया गया तो वहाँ तिरंगा ध्वज पे लगा हुआ था, उस तिरंगा ध्वज को हटाया नहीं गया, भगवा ध्वज साथ में उसके नीचे लगाया गया। परंतु रात को 10 बजे और आप देखिए राजस्थान सरकार ने जब अगले दिन होने वाला था वहाँ पे रात्रि के अंदर वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी इनको कि वहाँ पुलिस की व्यवस्था करें और उस स्थान को आवाज आ रही है, पुलिस की व्यवस्था करें और उस स्थान पर जाब्ता रखें, परंतु ऐसा नहीं किया। और इसके बाद में भी जब वहाँ दूसरे समुदाय के लोग आए, उन्होंने अपना ध्वज, इस्लामिक ध्वज लगाया, तो उन्होंने पहला काम किया भगवा ध्वज को हटाकर फेंकने का। और जब जो व्यक्ति इसकी वीडियो बना रहा था उसने कहा आप भगवा ध्वज को भी रहने दीजिए और अपने इस ध्वज को, इस्लामिक ध्वज, सफेद ध्वज को लगा रहे हैं, इसको भी रहने दीजिए, इसको भी लगा लीजिए। तो उस व्यक्ति को पीट दिया। उसके बाद में रात को वहां पर
दोनों गुट आमने सामने हुए, कहासुनी हुई, पत्थरबाजी हुई। उसके बाद छोटी सी घटना होने के बाद भी कोई भी सरकार क्या करती है, धारा 144 लगाती है, वहां कर्फ्यू लगाती है। परंतु इस राजस्थान सरकार ने क्या किया, नेट बंदी कर दी, बस इंटरनेट बंद कर दिया। कोई धारा 144 नहीं लगाई, कोई वहां कर्फ्यू नहीं लगाया, और पुनः सुबह इस प्रकार की घटना हुई और ये सारा का सारा हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण हुआ। ये जो अभी इसमें अलवर में कह रहे हैं कि नगर पालिका ने मंदिरों को तोड़ा, बिल्कुल झूठ है। नगर पालिका के किसी प्रस्ताव में मंदिरों को तोड़ने की कभी कोई बात कही नहीं गई थी। और इन्होंने कहा 34 में से 33 विधायक, 33 पार्षद बीजेपी के थे, नहीं लेकिन थे। वहां पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पार्षद संख्या ज्यादा है, निगम में बीजेपी है, और अगर ये तोड़ा गया तो बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है। आज भी वैसा वहां पर आज बीजेपी के विधायक ज्यादा नहीं थे, ज्यादा विधायक वहां निर्दलीय थे, और कांग्रेस ने अपने मंसूबों को पूरी तरह से कर लिया है। उन निर्दलीय विधायकों को तोड़कर आज वहां पे बोर्ड कांग्रेस ने अपनी मर्जी का बनवा लिया है। खैर वो PIL है, लिटिगेशन है, वो मामला कोर्ट के अंदर है। और नगर पालिका ने कभी भी मंदिर को तोड़ने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया था। नगर पालिका ने कहा था कि वहां गौरव पथ बनाया जाएगा, उसके लिए कुछ बिल्डिंग्स के छज्जे, कुछ बिल्डिंग्स के सीढ़ियां ऐसी तोड़ी जाएंगी, खुर्रे तोड़े जाएंगे। लेकिन नगर पालिका को बाईपास करते हुए SDM के द्वारा इन्होंने राज्य सरकार के आदेश से ये सीधे सीधे कार्रवाई की गई, मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ मयंक शुक्ला बने हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यूपी से हैं। मयंक जी, आपने देखा जो जोधपुर में हुआ, उसके पहले भी राजस्थान में घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, सबसे ज्यादा आबादी, लेकिन आज कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई है जो सरकार पर सवाल उठाए। तो ये कह सकते हैं कि सरकार का जो मॉडल था, बुलडोजर की बड़ी चर्चा हुई, अब लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सरकार फेल नहीं हो रही है, अमन शांति बनी रही। मयंक जी, देखिए, जिस सरकार का चिन्ह ही विध्वंस हो, बुलडोजर हो, उस सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। रही बात, मैंने आपको बताया पहले भी, मैं अपने चैनल के माध्यम से कह चुका हूं कि जब अव्यवस्था फैलाने वाले सरकार में होते हैं तो अव्यवस्थाएं वहीं फैलती हैं। अब राजस्थान की बात कर रहे हैं आप, तमाम और प्रदेश, वहां पे चुनाव होने जा रहा है। आए दिन मैं देख रहा हूं अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से, कि वहां पे इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर देखी जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी है, और कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि इसी माध्यम से सरकार में आ सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, महंगाई के ऊपर बात नहीं करते। पहले महंगाई डायन हुआ करती थी, मगर अब वो महंगाई बहुत अच्छी हो गई है। पेट्रोल डीजल के रेट आसमान छू रहे हैं, उस पर कोई चर्चा ना हो। पूरा मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम और झंडे और इन्हीं चीजों की लड़ाई। अरे मयंक जी, पहले कहा जाता था ना, हिंसा होती थी, आपसी भाईचारे का काम ये सरकार नहीं करती, ये सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती है हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। आज ईद भी थी, अक्षय तृतीया भी थी, परशुराम जयंती भी थी। तो कभी कभी तो सरकार का अगर कोई अच्छा काम है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। तारीफ, मैं जनता की तारीफ करता हूं, क्योंकि जनता बहुत चेतना, जनता की, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में रिजल्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, तो जनता समझदार हो गई। उसे पता है कि ये लोग इसी प्रकार की राजनीति करके जनता को गुमराह करते हैं, जनता को परेशान करते हैं, जनता को महंगाई की आग में झोंक रखा है। बाकी जगह की जनता ऐसी क्यों नहीं हो रही है? महाराष्ट्र की अगर बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ गए, राघव शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान से हैं। राघव जी, स्वागत है आपको चर्चा में। राघव जी, कैसे देखते हैं जो पहले घटनाएं हुई, करौली की अगर बात करें, अभी अलवर की बात करें, अलवर को लेकर जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं प्रियदर्शी जी कह रहे हैं उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, और जोधपुर का जो मामला है, आखिर गहलोत सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन क्यों नहीं कर पा रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात देखने की यही है कि जो कल देर रात सोमवार को हुआ, उसके बाद में जो है गहलोत सरकार को साफ तौर पे देख लेना चाहिए था कि यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए या फिर बात की जाए उनके इंटेलिजेंस की, तो पूरी तरह से इसको फेलियर देखा जाता है। और साफ तौर पर उनको मानना भी चाहिए, क्योंकि आज काफी खास दिन था, आज अक्षय तृतीया भी है, आज परशुराम जयंती भी है, आज ईद भी है, और यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद जोधपुर से आते हैं, उनका जन्मदिन भी आज 71वां, और उन्हीं के गृह क्षेत्र के अंदर इस तरह की घटना होना एक अत्यंत निंदनीय है। क्योंकि कांग्रेस का चिंतन शिविर भी उदयपुर के अंदर होने जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, कल
साधन भी जो है सीधे उदयपुर पहुंचेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस तरह की घटना होना एक मुख्यमंत्री के लिए बेहद शर्मनाक है और साफ तौर पे जो है कांग्रेस पार्टी को ये मान लेना चाहिए कि उनका जो इंटेलिजेंस है पूरी तरह से जीरो है, एक तरह से फेलियर हो गया है। इस घटना को जो है सुबह से मैं देख रहा हूं, हर जगह से सुन भी रहा हूं, तो उसको करौली पार्ट 2 भी कहा जा रहा है कि ये घटना जो है पूरी तरह से दोहराई गई है। बहरहाल इस समय आज जो है मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक भी ली और उसके बाद में एक अपना जो दल था वहां से वो भी जोधपुर के लिए रवाना किया, जहां पे जो प्रभारी मंत्री है सुभाष गर्ग, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 54 लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है, उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन जब ये पूरा घटनाक्रम सोमवार को शुरू हुआ, जब सभी अधिकारी, आला अधिकारी, कानून के सभी जानते थे कि जो बाल मुकुंद बिस्सा सर्किल है वहीं जो है नमाज अदा की जाएगी। कोविड का जो 2 साल का टाइम था, जो टेन्योर था, 2 साल का टाइम पीरियड था, लॉकडाउन था, सिर्फ उस समय जो है नमाज अदा नहीं की गई, बल्कि उसके पहले जो है नमाज अदा की जाती थी और फिर आज जो है नमाज वहां पे अदा की जानी थी। तो इस पूरे सेंसिटिव इश्यू को देखते हुए, क्योंकि जहां पे ये पूरा मामला हुआ है, आप उस गंभीरता को समझिए कि एक और जो सोनी मोहल्ला है पूरा वो आता है और दूसरी तरफ जो है मुस्लिम कम्युनिटी का एरिया पूरा आता है। तो ऐसे पूरे इलाके के अंदर जो है मुस्तैदी पूरी चाक चौबंद होनी चाहिए। तो वहां पे पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही इस मामले के अंदर देखी गई है। बहरहाल अभी मुख्यमंत्री जो है सब तरफ से आलोचनाएं भी सुन रहे हैं और जो उनका आज जन्मदिन था वो जन्मदिन भी पूरी तरह से वो मना नहीं पाए, पूरी तरह से इस मुद्दे के अंदर लगे रहे। लेकिन अभी भी जो जोधपुर के अंदर हालात जिस तरह के बने हुए हैं, जिस तरह की परेशानी वाले हालात बने हुए हैं, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, एक दिन के लिए पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है जो बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो इस पूरे मामले की गंभीरता से देखने के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जो है अपने इस पूरे घटनाक्रम को, अपने पूरी लीडरशिप को लेकर और पूरी कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं फेल साबित होती नजर आ रही है। फेल साबित होती नजर आ रही है और अगर घटना होगी तो सवाल तो सरकार पर ही उठेंगे। हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन भी बने हुए हैं, उनके पास भी आएंगे। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी मेहमान बने रहिए और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने एक इतिहास रचा है। ईद और जो परशुराम जयंती थी, अक्षय तृतीया थी, एक अपील की थी मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने, कि उत्तर प्रदेश में नमाज जो है सड़कों पर अदा ना की जाए। उसका असर हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। गर्मी के बीच पावर कट से हाहाकार, बिजली कटौती, हर तरफ कोहराम, शहर गांव में बत्ती गुल, लोग परेशान, कोयला खत्म, कैसे सुधरेंगे हालात, बिजली संकट लगातार, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर में हुई इस घटना की, जो ईद से पहले बीती रात झंडा हटाने को लेकर, लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच हंगामा इतना हुआ कि पुलिस आई और पुलिस पर पथराव हुआ। स्थिति ये हो गई कि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और भारी पुलिस बल तैनात है। गहलोत सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा प्रदेश, मुस्लिम आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा प्रदेश, बावजूद इसके ईद, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती सब शांति के साथ मनाई गई। एक इतिहास भी रचा उत्तर प्रदेश में, उसकी बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मौलाना शहाबुद्दीन आपके पास आएंगे। एक अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। अपील यह की थी कि जो नमाज अदा की जाएगी वो सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी। उसका असर देखने को मिला है। पिछले कई सालों से हम लोग देखते थे कि जब ईद का मौका होता था, बहुत सारी आबादी घर के बाहर निकलती थी, मस्जिदों में जगह कम रहती थी, तो लोग सड़क पर नमाज अदा करते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मौलाना शहाबुद्दीन, शायद शहाबुद्दीन जो है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। वापस दिलीप अग्निहोत्री जी आप ही के पास आएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो अपील है वो रंग लाई है, कैसे देखते सर? देखिए, ये बहुत अच्छी बात, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि अगर जो शासक है वो राज धर्म का निर्वाह करता है तो उसकी जनता पे अपील होती है, जनता उसको स्वीकार करती है। इस तथ्य को मानना चाहिए और इसको विपक्ष के नेताओं को भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि देश हित सर्वोच्च है, लोगों का हित सर्वोच्च है। अब क्यों अपील मानी गई कि जैसे लाउड स्पीकर हटवाने थे तो योगी आदित्यनाथ ने किया क्या कि पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर है वो, तो गोरक्ष पीठ में वहां हटवाया और मथुरा जी में वहां उनकी आस्था है, सब जानते हैं। वहां का लाउड स्पीकर हटवा के एक संदेश दिया और तब आप देखते हैं कि इतने अच्छे से ये सब काम हुआ। तो ये एक तरीका है कि किस तरह माहौल को अच्छा बनाया जा सकता है। और हमारे एक साथी कह रहे थे बुलडोजर प्रतीक है सरकार का। बुलडोजर सरकार का प्रतीक नहीं है, ये सुशासन का प्रतीक बन के इस बार आया है और इसको जनादेश ने स्वीकार भी किया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि किसी गलत जगह बुलडोजर नहीं चलेगा, अवैध संपत्तियों पे जिन्होंने किया है उन पे चल रहा। तो ये मॉडल अपनाना चाहिए। तो दूसरी बात, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे और लोग भी कह रहे थे कि वो जैसे राजस्थान में सब कुछ बीजेपी कर रही है, उसने मंदिर भी ध्वस्त कर दिया, उसने गौशाला भी उजाड़ दी, उसने एक मंदिर में का द्वार था वो ध्वस्त कर दिया, पथराव करा दिया, भगवा लगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर सरकार किसकी है, अगर बीजेपी ये सब कर रही है तो उस पर नियंत्रण करना, नकेल कसना ये सत्ता में बैठे लोगों का काम है। वो अगर ऐसा नहीं कर पाए, अगर आपकी बात को मैं सही मान लूं तो निश्चित रूप से सरकार को अपनी विफलता माननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर गलती हुई आपको स्वीकार करना भी आना चाहिए, दोबारा ऐसी गलती ना हो उसको लेकर भी काम करना चाहिए। आपके पास सर लौटेंगे, हमारे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हरीश जी स्वागत है आपका। हरीश जी आप ही से सवाल है, शायद आपका ऑडियो म्यूट है, हम चाहेंगे उससे अनम्यूट कर लें। जी सर, सवाल यह है कि जो योगी सरकार का बुलडोजर मॉडल था बहुत पॉपुलर हुआ, लाउड स्पीकर मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ, अब जो सुशासन का मॉडल है इसको भी लोग पसंद कर रहे हैं। आज 3 बड़े त्योहार थे, ईद सबसे बड़ा, उसके बाद अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, सब शांति के साथ मने हैं, कहीं कोई घटना सामने नहीं आई। हरीश चंद्र जी, देखिए, ये उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नीति, नियत और इच्छा शक्ति, तीनों की एक रूपता है
और तीनों जब सुस्पष्ट होती हैं तो सुशासन साकार होता है। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उनके नेतृत्व में ये दिखा दिया कि योगी सरकार बिना भेदभाव के सबके साथ समान व्यवहार करती है। कानून सबके लिए समान है, वो आम हो या खास हो, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो उसी का नतीजा है कि जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने अपील की, जो उन्होंने आदेश किया, जैसा डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री जी कह रहे थे, वो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी जो नीतियों की और उसके क्रियान्वयन की प्रामाणिकता को पूरी तरह से प्रमाणित किया है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जो सम्मानित जनता है, वो उनकी जो अपील है, उनकी जो आदेश है, उसको उस पर पूरी तरह से अमल करने के लिए पूरी तरह से अमल किया है। और जब भी वो कोई अपील करते हैं, लोग उसका स्वागत करते हैं, उस पर अमल करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल अच्छी चीज है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी मेंटेन है। और क्यों उनकी अपील को अब लोग पसंद कर रहे हैं, इसका कारण भी दिलीप जी ने बताया कि अगर आपको कोई कार्रवाई करनी है, एक्शन करना है, तो पहले अपने घर के जो लोग हैं, आपके जो लोग हैं, उन पर आपको अंकुश लगाना होगा। उसके बाद आप सामने वाले से बोल सकते हैं। निष्पक्ष होना किसी भी राज्य के मुखिया के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे साथ दिवाकर आचार्य महाराज जुड़ गए हैं अयोध्या से। दिवाकर आचार्य जी, स्वागत है आपका। दिवाकर आचार्य जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो सवाल आपसे है कि अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में घटना हुई थी। कुछ लोगों ने मास्क पहनकर कुछ ऐसी चीजें धर्म स्थान पर फेंकी थी, मस्जिद की अगर बात करें, ताकि आपसी विवाद हो, जो त्योहार है वो ठीक से न मन पाए। लेकिन उसके बाद उन पर भी कार्रवाई की गई है। वहां धर्म नहीं देखा गया कि वो हिंदू हैं, उन्हें छोड़ दो। एनएसए लगाए गए उन पर। दिवाकर आचार्य, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, बहुत सही बात कही आपने। उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी एकदम निष्पक्षता के साथ जिस प्रकार से निर्णय लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी कांग्रेस की सरकार में नहीं देखी गई। अभी आपने जैसे बताया है कि अयोध्या में कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिसपे तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लेकर जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनएसए की कार्यवाही करने का काम किया है, ये निष्पक्षता को दर्शाता है। ये बताता है कि किस प्रकार से मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। देखिए, तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। यहाँ तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण से काम नहीं चलेगा। अभी जिस प्रकार से बाल मुकुंद बिस्सा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और अराजक तत्वों ने जिस प्रकार से इस्लामिक झंडे समझिए बात को, जिस प्रकार से लगाने की कोशिश की है, ये वही कांग्रेस का हाथ है। अभी मेरे एक भाई साहब बता रहे थे, मैंने सुना है, वो बता रहे थे कि ये बुलडोजर उनकी निशानी है। तो ये वही कांग्रेस का हाथ है, वही पंजा है, जिस पंजे से ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण और इस्लामिककरण किया जा रहा है, भारत को करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है, निंदनीय है, अशोभनीय है। और मैं जो है माननीय अशोक गहलोत जी को एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये नेट बंद करने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, कृपया कार्यवाही करिए, ऐसा मत करिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति आप मत करिए। ये राजस्थान की जनता के साथ आप जो है इस तरीके से अगर तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है कि जो तो 4 राज्यों में आप हैं, वहां से भी अब आपका पंजा उखड़ने वाला है। क्योंकि अब आपके इस्लामिककरण का जो आपका दिमाग चल रहा है वो जनता पहचान चुकी है, और जो नहीं पहचाने हैं वो इस बार तो पक्का पहचान जाएंगे। तो निश्चित करे राजस्थान सरकार कि वो कहना क्या चाहती है। जी ठीक है, प्रियदर्शी जी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियदर्शी जी, आरोप लग रहा है कांग्रेस पार्टी पर, गहलोत सरकार पर, कि तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो गई है, इस वजह से वो एक्शन लेने से, कार्रवाई करने से डरते हैं।
प्रियदर्शी जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। प्रियदर्शी जी, आरोप लग रहे हैं गहलोत सरकार पर कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है, इलेक्शन करीब है, डर है इस बात का कि जो कोर वोट है वो नाराज ना हो जाए। मैं आरोप का जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आप इस पूरी घटनाक्रम को आने वाले 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मोड से जोड़ के देखा जा सकता है। आज देश के अंदर जो जातिवाद का जो रंग चढ़ रहा है, जातिवाद का जो वैमनस्य फैलाया जा रहा है, उसके लिए एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा मोदी जी से यह कहा गया था कि आज देश में हिंसा और तनाव के लिए वो एक जनता के लिए मैसेज देंगे, परंतु मोदी जी मन की तो बात करते हैं, देश की बात नहीं करते हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन पार्टी है। विकास, बेरोजगारी, कोयला संकट, बिजली संकट, महंगाई, ये कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में। सिर्फ एक मुद्दा है और जाति, धर्म और जाति। प्रियदर्शी जी, महंगाई तो राजस्थान में भी है ना, बेरोजगारी राजस्थान में भी है, लेकिन जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है ना। महंगाई से तो निपट लेंगे, बेरोजगारी से भी निपट लेंगे, लेकिन जब लोग ही नहीं होंगे, एक दूसरे को मार देंगे तो कैसे निपटेंगे? उससे इनको किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है शांति व्यवस्था बनी रहे। राजस्थान में ऐसा नहीं नजर आ रहा ना। अगर गलती हो रही है उसे स्वीकारिए, उस दिशा में काम कीजिए कि यार आप आरोप लगाएंगे दूसरी सरकारों पर, सरकार में आप है राजस्थान में ना, जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्रियदर्शी, एक बात जवाब दीजिए। आज जोधपुर से MP गजेंद्र सिंह जी शेखावत जाते हैं वहाँ लोगों के बीच में, तो लोगों को समझाइश की जगह करने पे बैठ जाते हैं, एक वर्ग विशेष के ऊपर निशाना बना के लोगों को बरगलाने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक वर्ग विशेष को निशाना बना के, जबकि कोई भी घटना होती है उस घटना के लिए सभी पक्ष बराबर के जिम्मेदार होते हैं। और राजस्थान सरकार ने कहा है कि जो भी घटना में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? सरकार आपकी है, पुलिस राजस्थान में आपकी है, जो आप चाहेंगे वो आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद से बने हुए हैं, कुछ कहना चाहते हैं प्रभात जी। प्रभात जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रभात जी का रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, जब भी देश के अंदर कहीं भी घुसपैठियों और आतंकवादियों की कार्रवाई होती है ना, तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार तुरंत ही हिंदुओं के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर देती है। वे अपने वोट बैंक को संतुलन करने के संदेश देने की नियत से ऐसे कदम उठाती रहती है। दीपावली पर, जैसे मैं कुछ उदाहरण देने वाला हूँ, दीपावली पर धारा 144 का लगाना, रामनवमी, हनुमान जयंती और महावीर जयंती पर जुलूसों पर पाबंदियां लगाना, कावड़ यात्रियों पर रोक लगाना, कोटा में PSI की जुलूस की इजाजत देना, कश्मीर लिए धारा 144। अरे प्रभात जी राजस्थान से हैं, प्रियदर्शी जी प्रभात जी राजस्थान से हैं, राजस्थान की घटना का जिक्र कर रहे हैं, वहां सरकार कैसे काम कर रही है उसको बता रहे हैं। सुन तो लीजिए, आपके पास लौटेंगे सर। करने का काम जो समाजवादी पार्टी ने अपने पहले तो सालासर में तो गिराया है, आरोप लगाया कि वो नेशनल हाईवे ने गिराया है। भगवान और महापुरुष में फर्क नहीं पड़ता। बाद में कांग्रेस सरकार ने माफी मांगी और फिर कहा कि हम बना के देंगे इसे। नहीं, नेशनल हाईवे किसके अधीन आता है? मोदी जी के अधीन आता है। बाद में क्यों माफी मांगी कांग्रेस ने? बाद में क्यों माफी मांगी कांग्रेस ने कि हाँ गलती से हम बोल रहे थे, ऐसा नहीं हुआ, हमसे त्रुटि हुई है, हमसे गलती हुई है। जयपुर के अंदर करौली में हिंदुओं पर हिंसक हमले करवाए और उसका जो मास्टर माइंड है ना मतलूब अहमद, आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? वो जयपुर के और मुस्लिम समुदाय की आबादी के लिए इस पे आपके इफ्तार पे, आपके रमजान इसके महीने में, रमजान के महीने में विद्युत आपूर्ति निर्बाध रहे और अपने इस पे रामनवमी के समय नहीं रहे। ये क्या है? तुष्टीकरण की नीति नहीं है तो क्या है? ऐसा कोई आदेश आपके पास में है क्या? क्यों बिल्कुल है, बिल्कुल है ऐसा आदेश, बिल्कुल ऐसा आदेश है और ऐसा आदेश देखिए दोस्तों में, बिल्कुल गलवाने का मैं बिल्कुल सही सही आदेश है और ऐसा आदेश है और जैसे घटना हुई। अरे मयंक जी, हर आदेश लिख कर नहीं दिया जाता ना, कुछ आदेश लिख कर नहीं दिए जाते हैं, कुछ आदेश रिटर्न में नहीं दिए जाते हैं। अधिकारियों को पता होता है क्या करना है, किससे सरकार खुश होगी। मेरी बात समझ में आने वाली है। आज की घटना, आप सुनिए आज की घटना रात में घटना हुई
तो उसके बाद सवाल है, कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया? भगवान परशुराम जी भगवान है, महापुरुषों की श्रेणी में लाके योगी आदित्यनाथ महोदय ने उनकी छुट्टी रद्द कर दी, जो समाजवादी पार्टी सरकार ने उनके जन्म उत्सव पे शुरू करी थी। क्या आदित्यनाथ महोदय को भगवान और महापुरुषों में फर्क नहीं पता है? और वो कैसे योगी है जो उन्हें यही नहीं पता कि भगवान परशुराम? अरे आप ही की पार्टी के अध्यक्ष मूर्ति लगवाने जाते हैं मयंक शुक्ला जी। नहीं, ये मंदिर ये तोड़ा था आपने, इसका मोदी जी ने तोड़ा। इसका जवाब है क्या आपके पास में? इसका जवाब है क्या? ये ऑर्डर है, ये मोदी जी ने तोड़ा था। आप कह रहे हैं नेशनल हाईवे ने तोड़ा? नेशनल हाईवे मोदी जी ने मंदिर तोड़ दिया। और ये तोरण द्वार था कालासर में, कालासर में तोरण द्वार था। नेशनल हाईवे किसके अधीन आता है? माफी मांगी आपकी सरकार ने। किसके अधीन आता है ये? और जयपुर के अंदर 100 मंदिर नेशनल हाईवे ने नहीं तोड़ा। ठीक है, नहीं तोड़ा, ये झूठ बोला गया। ठीक है, लौटेंगे आप लोगों के पास। राघव शर्मा जी बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार है राजस्थान से। राघव शर्मा जी, अगर सुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से काम कर रहा है, तो क्यों ना योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है उसको बाकी सरकारें भी फॉलो करें कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा कैसे हो रहा है, हमें भी उस दिशा में काम करना चाहिए। वो कैसे काम कर रहे हैं, बुराई क्या है इसमें? राघव शर्मा जी। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही कि योगी आदित्यनाथ जी का जो मॉडल है उसे पूरी तरह से जो है राजस्थान सरकार भी उसी मॉडल पे चले, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति देखी जा रही है कि राजस्थान सरकार के लिए एकदम विपरीत स्थिति है। यदि मैं आपको 24 महीने पीछे लेके चलूं तो जहां पे एक और कांग्रेस के अंदर अंतर तरह की जहां स्थिति बनी हुई है कि सचिन पायलट जो पहले उप मुख्यमंत्री थे और अपने जो पीसीसी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने उनके बीजेपी के पत्रकार हो क्या आप? था और सारी बातें हुई थी। और फिर वहीं पे जो है अशोक गहलोत साहब फिर एआईसीसी के लिए भी गए, वहां पे मूव ऑन किया उन्होंने और पूरी तरह से ये भी कहा कि सचिन पायलट जो है निकम्मे है, नाकारा है। ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सभी को पता है। तो एक तरह की अंतर कले की स्थिति हम बीजेपी में भी देख सकते हैं, कांग्रेस में भी देख सकते हैं। दोनों पार्टियों के अंदर बीजेपी के बारे में भी तो बता दो। जो हिंदुओं के लिए हित की बात करेगा वो बीजेपी का पत्रकार। बिल्कुल प्रियदर्शी जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। राजस्थान में बीजेपी के कितने मुख्यमंत्री? वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। जो हकीकत है राजस्थान की वो बता रहे हैं। और आप भी जानते हैं सचिन पायलट और गहलोत के बीच तकरार कैसी रही है। दिल्ली तक मामला पहुंच गया था, सोनिया गांधी तक मामला पहुंच गया था। तो तकरार तलखी तो अभी भी बनी हुई है, भले वो आप लोग ना स्वीकारें। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रियदर्शी जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। राघव शर्मा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राघव जी, देखिए, हम एक पत्रकार हैं और जो है आपने चौथे स्तंभ होते हैं समाज के, जो होते हैं तो एक पूरी बात होती है कि जनता क्या चाहती है, जनता सरकार से क्या चाहती है, सरकार जनता से क्या चाहती है, उसके बारे में पारदर्शिता के साथ बात बताना और दिखाना एक पत्रकार का काम होता है। और पूरे घटनाक्रम को समझकर और पूरी बात को व्यवस्थित रूप से बताना ये एक पत्रकार का धर्म होता है और उसी काम को हम अंजाम देते हैं। तो लगातार आप पत्रकार का बात करें सर, बिल्कुल उसी का प्रियदर्शी जी, कांग्रेस सरकार में जो कुछ हो रहा है आप ठीक मानते? जोधपुर में जो हुआ, प्रियदर्शी जी, जोधपुर में जो हुआ ठीक है, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी? हिंसा हुई है, सरकार की जिम्मेदारी है ना? बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे सरकार पर ना। नहीं तो आप मुझे और सचिन पायलट की अगर बात करें और गहलोत, सचिन पायलट अशोक गहलोत की अगर बात करें, क्या दोनों के संबंध बहुत अच्छे हैं? क्या जग जाहिर है, सबको पता है, तो स्वीकारना भी सीखिए। सत्ता में आप, गलती है तो स्वीकारिए। प्लीज, आपको रोकेंगे। राघव शर्मा जी की बात पूरी करने दीजिए। सर, मैं प्रियदर्शन जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। सर, अभी चूंकि ताजा मामला जो है सचिन पायलट अशोक गहलोत का चल रहा है और लगातार आप देख रहे हो कि सुर्खियों के अंदर वो बने हुए हैं। सचिन पायलट अभी भी जो है बयानबाजी से पीछे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए जो है इस मामले को लगातार पॉइंट आउट किया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है इस मामले को लगातार। कौन सी बात जनता पार्टी के अंदर की जो है कल की बातें आती है, लेकिन जब चुनाव आएंगे और फिर उसके अंदर जब सीएम का चेहरा बनने की बात आएगी और उस समय जब अंतर्कलह होगी तो बीजेपी को भी मुख्य पटल पे रख के बात की जाएगी। बहरहाल इस समय जो है सियासी कर्मियों का मामला पूरी तरह तेज है और आज जो जोधपुर के अंदर घटनाक्रम हुआ है कल देर रात से, उसको लेके जो है सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कहीं भी पीछे नहीं है। बहरहाल यहाँ पे और आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। कांग्रेस को, आज दोनों पार्टियां जो विपक्षी हैं उनको मिलकर काम करना चाहिए कि किस तरह से शांति स्थापित हो, ये हिंसक घटनाएं रुके, इस दिशा में दोनों ही पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। वक्त कम है, लास्ट कमेंट लेंगे हम दिलीप अग्निहोत्री जी से। दिलीप जी, बुराई क्या है अगर योगी सरकार का मॉडल बाकी राज्य भी अपनाना शुरू कर दें? सिर्फ अपील की थी, अपील का असर ऐसा हुआ
कि जो सड़कों पर नमाज अदा करते हुए हर ईद में हम देखते थे, कोरोना काल को हटा दें पिछली सरकारों में, वो इस बार नजर नहीं आया। लोगों ने 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में नमाज अदा की है। शैलेंद्र, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अगर ये योगी मॉडल को अगर कांग्रेस की राजस्थान सरकार भी अपना ले तो वहां फिर बीजेपी का नहीं, राजस्थान की कांग्रेस का फायदा होगा। कांग्रेस प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं, भगवे पे तो हमला है, दूसरे पक्ष को वो दोषी करने से बच रहे हैं। यही कांग्रेस का जो दोहरा मापदंड है, इसको कोई अगर उंगली दिखा दे तो वो हो जाएगा भाजपा का समर्थक। दूसरी बात, अगर मंदिर को हटाना, मंदिर को मेरे बीच में मत बोलिएगा, अगर मंदिर को हटाना जरूरी है तो उसके लिए भी तरीका है। हमारे यहाँ जो मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, कम से कम उसका सम्मान हो जाए। बिल्डिंग हट जाए लेकिन उसको उचित से स्थापित कर दिया जाए कहीं भी। जैसे अयोध्या में अस्थाई मंदिर में श्री रामलला को विराजमान करना था तो योगी आदित्यनाथ खुद गए और गोद में लेकर रामलला जी को स्थापित किया गया। इसी तरह काशी में जब अन्नपूर्णा जी की मूर्ति स्थापित होनी थी तो भी उन्होंने ऐसा किया। तो कोई भी हो, मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर एक दूसरे की सद्भावना पे शामिल होना सीख ले, अगर भगवा वहां पे लगाना कहीं गलत है तो दूसरा पक्ष भी क्या कर रहा है ये भी गलत है। और राघव जी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बड़ी निष्पक्षता थे उन्होंने, वो वहां के हैं, मैं तो राजस्थान का हूं नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह स्थिति का ग्राउंड जीरो पे वर्णन किया है राजनीति का, वो निश्चित बहुत सराहनीय है। वो जो जगह थी संवेदनशील थी, एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुसलमान की बस्ती थी, और वहां पे योगी गहलोत की सरकार वहां पे विफल हुई है। इस मेंबरशिप ले रखी है लगता है आपने। प्रियदर्शी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? जो भी पत्रकार हैं आप उनको कहते हो बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, गलती सरकार आपकी सरकार से हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था आपके यहाँ ठीक नहीं है तो स्वीकारिए ना। और गहलोत सरकार को निष्पक्ष भी होना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। अयोध्या का भी आपने जिक्र किया, अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में मस्जिदों के बाहर कुछ ऐसी चीजें फेंकी गई थी, ऐसे सामान फेंके गए थे ताकि दंगा भड़के मस्जिद के बाहर, और जब आरोपियों को पकड़ा गया उन पर एनएसए लगाने का काम किया है। तो कार्रवाई करने से भाग नहीं रही सरकार, निष्पक्ष होकर कार्रवाई कर रही है, जिसको लेकर लोग पसंद कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। और जो अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि नमाज जो है सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी, उसको भी माना है। काफी साल बाद ही नजारा नजर आया कि सड़कों पर नमाज अदा करते लोग नजर नहीं आए। चाहे कानपुर की बात करें, गाजियाबाद के लोनी की बात करें, हापुड़ की बात करें, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, क्योंकि जब जगह कम पड़ती तो नमाज वो सड़कों पर अदा करते हैं। ऐसा इस बार नहीं हुआ, उन्होंने शिफ्ट वाइज शुरू कर दिया। तो इस दिशा में भी काम कीजिए, निष्पक्ष होकर कार्रवाई कीजिए, तुष्टिकरण की राजनीति बंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज का मुद्दा में बात कर रहे थे राजस्थान के जोधपुर की घटना की, जहां झंडा लगाने को लेकर दोनों समुदायों के बीच विवाद हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो तीनों ही त्योहार, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, ईद शांति के साथ मने हैं। अब जहां योगी सरकार की बुलडोजर मॉडल की बात हो रही थी, लाउड स्पीकर मॉडल की बात हो रही थी, और अब सुशासन मॉडल जो है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर दिखा है आज, कहीं कुछ नहीं हुआ। और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो दोपहर को उत्तराखंड भी पहुंच गए, उनके ना रहते हुए भी सब कुछ ठीक रहा। तो योगी आदित्यनाथ का जो अब सुशासन का मॉडल है, क्या इसे बाकी सरकारों को फॉलो करना चाहिए, इस पर भी सोचना होगा। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते